समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, आज हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमारे बीच मेहमान के रूप में हमारे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, जो कि शहर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ख्यातलब्ध हैं, श्री बाबू सिंह जी रघुवंशी, वो आज उपस्थित हुए। बाबू दादा, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बाबू दादा, आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहे हैं, प्रदेश के मंत्री रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, आप निगम मंडल में भी रहे हैं, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है और हाल ही में ऐसा लग रहा है कि निगम मंडल के नियुक्तियां होने वाली है, तो आपको कोई संकेत मिला है क्या कि आपको भी निगम मंडल में फिर से लेने की योजना हो? नहीं, कोई संकेत नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मेरे बाद में दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई है जी, है ना। तो अब नए लोगों को मौका मिलेगा। भाजपा में आपने वैसे बहुत काम किया है, जनसंघ के ज़माने से काम किया, जनता पार्टी के ज़माने से काम किया है, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उस ज़माने में जब आप यहाँ भाजपा को खड़ा कर रहे थे, या ये समझे कि जनसंघ से संगठन की शुरुआत कर रहे थे, तो तब में और अब में संगठन में क्या मूल अंतर दिखाई देता है? देखिए, ऐसा है, मैं जनसंघ से जुड़ा 1970 में जी। उसके पहले 1967 में मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, वैष्णो हायर सेकेंडरी स्कूल में, राजबोल्ला में जी। वहीं पर विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था। अच्छा। तो 1200 प्रतिनिधि थे और आसपास जितनी धर्मशाला हैं उनमें ठहराया था। तो विद्यार्थी परिषद का उस समय जो काम करते थे उसमें से मेघराज जी जैन, वो नरसिंह बाजार में घर के पास ही रहते थे, एक जगदीश अग्रवाल थे, वो सिलावटपुरा में रहते थे। तो मेरी इन लोगों से जान पहचान हो गई थी। कारण ये कि मैं हायर सेकेंडरी पास करने के बाद कॉलेज राजनीति में भी रुचि लेने लगा था और मेरे मोहल्ले में ही राजकुमार सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज था। अच्छा। तो जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि होते हैं तो वहाँ से 3 या 4 थे और वो मेरे संपर्क में थे, मेरे कहने में थे। तो इसलिए जब यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, पहली बार हुए थे, इंदौर विश्वविद्यालय था, तब अहिल्या नाम नहीं रखा था, पहली बार चुनाव हुए थे, तो वो मेरी पूछ परख बढ़ गई थी, भाई 3 वोटों का मालिक है ये। और विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ गया था मैं। तो मुझे कहा कि भाई आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, ये रामकृष्ण धर्मशाला में दक्षिण भारत के जो प्रतिनिधि आए उनको ठहरा रहे हैं जी। तो वेंकैया नायडू प्रतिनिधि बन के आए थे आंध्र से, तब आंध्र था, तेलंगाना नहीं बना था। पद्मनाभ आचार्य जो बहुत बाद में राज्यपाल भी बने मणिपुर के, वो भी आए थे। और ऐसे ही लोग, जो एक रेड्डी थे, मेरे को ध्यान है, किशन रेड्डी नाम था, अपने आंध्र के ही थे, वो भी प्रतिनिधि बन के आए थे, उनको नक्सलियों ने मार डाला था बाद में। तो बस वो विद्यार्थी परिषद से 67 में जुड़ गया। तो पहले मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा जी। पर चूंकि मेघराज जी जनसंघ कार्यालय पे ही रहते थे विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए। अच्छा। वो प्रचारक थे संघ के और यहाँ छुट्टी लेके आए थे, वो अवकाश बोलते हैं, शिक्षा अवकाश। तो उनको ग्रेजुएशन करना था गुजराती कॉलेज से, तो उनको कहा कि भाई आप यहाँ रह के पढ़ो और विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के नाते काम देखो। अच्छा। प्रचारक तो आप हो ही। तो वो थोड़ी घनिष्ठता भी हो गई उनसे। साथ के साथ क्या, मेरा जो पिताजी थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो हिंदूवादी परिवार था, तो कांग्रेस से प्रभावित परिवार था, पर संघ में जाने से या संघ के किसी अनुषंगिक में जाने से कोई ऐतराज नहीं था। कट्टर हिंदू थे वो। तो ऐसे में पहले जुड़ा। तो 71 में का बताता हूँ, अंतर जो आया है। अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है क्या, क्योंकि आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं, राष्ट्रीय परिषद जिसमें 2000 लोग आए थे, उसकी बैठक एक तो देखी थी वहाँ पर, जो आजकल बड़ी होटल हो गई है, टाटा ने ले ली। फिर आपका ये क्या नाम है, गुजरात वाले की अपनी जो बड़ी होटल है, मेघदूत गार्डन के दोनों तरफ, तो है सयाजी। तो इन होटलों में ठहराया था। अच्छा। अब आप सोचिए कि 71 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसमें अटल जी, अडवाणी जी, जगन्नाथ राव जोशी, इसमें के लोग आए, सुंदर सिंह जी भंडारी, 30 लोगों की कार्यकारिणी थी।
उनको इंदौर में कहाँ ठहराया होगा और कहाँ बैठक रखी होगी। अभी कोई स्कूल का मास्टर भी उस धर्मशाला में शादी नहीं करेगा जी। लारकाना सिंधी धर्मशाला, जिसको अंतिम चौराहा कहते हैं, वहाँ पे ठहराया था और वहीं बैठक हुई थी। तो पहले दिन की बैठक के जो प्रस्ताव थे वो नई दुनिया ने छापे नहीं, 2 या 3 लाइन की खबर आखिरी पन्ने पे कि एक बैठक चल रही है जनसंघ के कार्यकारिणी की। पर चूंकि स्वदेश आ चुका था और स्वदेश में वो सारे प्रस्ताव 2-3 प्रस्ताव मुख पृष्ठ पे छपे थे, तो इनको शर्म महसूस हुई कि यार ये हमने क्या कर दिया। तो वो प्रस्ताव सहित दूसरे प्रस्ताव फिर इन्होंने तीसरे चौथे पृष्ठ पे छापना शुरू किए। मतलब ये स्थिति थी जी। मतलब यहाँ से शुरू हुए हैं इंदौर में। उसके बाद 71 में पहली बार जनसंघ का यूथ विंग बना, उसके पहले यूथ विंग नहीं था। आप युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं। वो बाद में बना। यूथ विंग था, उसका नाम रखा था युवा संघ जी। मैं उसमें बना और साथ के साथ विद्यार्थी परिषद का इंदौर और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों का चुनाव प्रभारी रहा मैं 4-5 साल तक लगातार, जो विश्वविद्यालय के चुनाव होते थे उनका। तो ऐसे चुनाव में थोड़ी विशेषज्ञता भी आ गई जी। फिर आपातकाल लग गया। तो 1 जनवरी 74 को मेरे पिताजी शांत हुए। साल भर ही हुआ था जब आपातकाल लगा। और मार्च 76 में मेरी माताजी शांत हुई। अच्छा। ये भी कारण थे और मेरे को ऊपर से निर्देश था कि आपको गिरफ्तार नहीं होना है। तो मैं पूरे समय भूमिगत रहा जी। हाँ, और खूब काम किया। ऊपर उसके बाद की मेरे को प्रशंसा भी मिली। और उसके बाद में 27 साल की उम्र में जब जनता पार्टी बनी, उसमें जनसंघ कोटे से महामंत्री बना जी। मैं बहुत जवान था, मतलब इतने सीनियर लोग थे जो बेचारे कोई 21 महीने कोई 18 महीने जेल में रह के आए थे और मुझे बनाया। तो मुझे आश्चर्य भी हुआ। मैंने वापस टेलीफोन लगा के पूछा कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, कार्यकारिणी में लिया होगा भाई, ये महामंत्री में कैसे नाम आ गया? बोले नहीं, आपको बनना है। बोले इन लोगों को कहीं और एडजस्ट करेंगे। तो फिर वो पार्टी में, जनता पार्टी में पहले महामंत्री बना। उसके पहले जो मैंने आपको बताया युवा संघ का मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना। और फिर महामंत्री के साथ में जब 77 में ही जनता युवा मोर्चा बन गया था जनता पार्टी के चलते, तो उसमें मैं नगर का अध्यक्ष भी बना। युवा मोर्चा के, जनता युवा मोर्चा इंदौर नगर में युवा मोर्चा का पहला अध्यक्ष जी। तो तब और अब में कोई अंतर दिखाई देता है कि संगठनात्मक स्वरूप को देखते हुए ये तब की राजनीति और आज की राजनीति का और आज के राजनेताओं का क्या फर्क आपको मूलभूत दिखाई देता है? देखिए, देशकाल परिस्थिति, सामाजिक मान्यताएं और समाज जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका असर सिर्फ राजनीतिक दल पे नहीं, धार्मिक संस्थाओं पे, सामाजिक संस्थाओं पे, जातियों पे, सब पे आता है जी। सब पे इसका प्रभाव पड़ता है, इससे कोई मुक्त नहीं रह सकता। वो प्रभाव राजनीतिक उस पर भी आया है, पर दुष्प्रभाव नहीं आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी धर्मशाला में हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके बाद बड़ी 5 सितारा होटलों में हुई। तो ये समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो हुआ। हमारे लोग, मतलब उदाहरण है जैसे मेघराजी जैन का भी आप पहले जिक्र कर रहे थे, तो बसों से, साइकिलों से, मतलब जब जनता भाजपा बन गई उसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद फिर सरकार तो 89 में जाके बनी, जैसे ही जनता पार्टी की सरकार गई उसके बाद 9 साल तो कोई सरकार नहीं बनी जी। है ना। उस बीच में जो भी काम करते थे बेचारे बसों में यात्रा करते थे, जहाँ जैसा भोजन मिलता था वो कर लेते थे। ऐसे संगठन मंत्रियों के उदाहरण है जनसंघ के समय में जिन्होंने 3-3 दिन भोजन नहीं किया, चने खा के काम निकाला। जी। आप भाजपा के अनुशासन समिति में भी रहे हैं, तो कोई ऐसा बड़ा उदाहरण बताइए जहां आप बड़ी विकट परिस्थिति में अनुशासन का काम संभालते हुए किसी को यदि दंडित करने का अवसर आया हो। कई बार आता है, जैसे सबसे बड़ा तो आता था जहां बड़े नेता हैं जी। जैसे देवास में कैलाश जी जोशी थे, उस वक्त नीमच मंदसौर एक ही जिला था जी। तो अपने पटवा जी हैं, फिर उसी ज़िले में सकरेचा जी थे, फिर उसी लोकसभा में जावरा विधानसभा भी थी जिसमें बाद में हमारे अध्यक्ष बने लक्ष्मी नारायण जी पांडे।
तो ये वहाँ पर अगर कोई ऐसा विवाद आता है और फिर कोई ऊपर से दबाव आता है कि भाई ये तो कार्रवाई करना चाहिए, तो उसमें फिर न्यायपूर्वक जो कुछ भी हुआ वो किया, और फिर जो जिन्होंने शिकायत की थी या जिनका दबाव था उनको तर्क से समझाया तो वो मान भी गए। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि उनके चाहने के खिलाफ भी अगर निर्णय हुआ है तो समझाने पे उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। नहीं, पर आपके ज़माने में तो चलिए आप समझाइश से भी अनुशासन बनाए रखने की स्थितियों में रहे हैं, लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन की दशाएं हैं, स्थितियां हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आप उदाहरण दीजिए कि भाई यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है, जनरलाइज मत कर। देखिए, जनरलाइज न करते हुए मैं इसलिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा में पिछले कुछ समय से काफ़ी उठापटक हुई है, कई लोगों को बाहर किया फिर भीतर लिया। आप जिन कैलाश जोशी जी की ही बात कर रहे हैं, उनके सुपुत्र मंत्री रहे हैं, मंत्री रहते हुए भी वो यहाँ बड़े चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। मैं बताता हूँ आपको, मंत्री रहते उसके बाद में जब वो मंत्री नहीं रहे, विधायक भी नहीं रहे, विधायक भी हार गए, उन्होंने टिकट मांगा, वहाँ से उनको टिकट नहीं मिला, उस नाराजी में उन्होंने पिताजी के सम्मान का प्रश्न उठा के वो बाहर गए, उनको निकाला नहीं, उन्होंने पार्टी छोड़ी जी, है ना। पर उसके पहले भी एक बार उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था किसी बात को लेके जी। हाँ, जब वो विद्यार्थी नेता थे, युवा मोर्चे के नेता थे, तब भी उन पर कार्रवाई हुई थी। यानी जोशी जी के बड़े नेता होते हुए उनके पुत्र पर कार्रवाई हुई थी, और मैंने ही की थी जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, और अभी का मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी भी सब नियंत्रण में है। कई बार क्या होता है कि किसी बात को किसी ने आलोचना की, हम उसको अनुशासनहीनता समझ लेते हैं जी। पर वो गलत मंच पे कही हुई बात रहती है। बात सही बोल रहा है आदमी, पर स्थान गलत है, इसलिए उसको उसी मतलब जितना बड़ा गुनाह है उतनी बड़ी सजा देते हैं। अभी हाल ही में इंदौर में भाजपा कार्यालय पर ही नियुक्तियों से असंतुष्ट होकर लोगों ने, कोई ने काली खपोती, किसी ने, ये बेचारे बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता गए थे, कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं गया जी। ये कहा गया कि उनकी प्रेरणा से गए या उनके कहने, और जो जिनके ऊपर आरोप लगे उन्होंने उसकी निंदा की जी। भाई जैसे जीतू जीराती पे आरोप लगा, उसने कहा कि भाई मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं इसका वो करता हूँ, विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ जी। नहीं, पर बाद में भी क्षमा याचना हुई, सब हुआ। तो यही है कि अगर उनको कोई आपत्ति थी तो जो उपयुक्त मंच है वहाँ जाना चाहिए जी, है ना। अब वो इतने अपरिपक्व कार्यकर्ता थे कि उनके ऊपर कोई अपने कार्रवाई इस तरह की करके कुछ उसका लाभ नहीं होता, और वो अपवाद है। आप देखिए पिछले 5 साल में, 10 साल में ये एक घटना को अपन बार बार दोहरा रहे हैं, इसके पहले कब हुआ? ठीक है, अनुशासनता भारतीय जनता का चरित्र है ही नहीं। कभी कभार अपवाद स्वरूप कोई ना कोई किसी स्थान पर कुछ हो जाता है जी, तो उसको अपवाद ही मानना चाहिए। अभी हाल ही में बिहार के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने बड़ी बम्पर जीत हासिल की, बड़े बड़े पैमाने पर जीत मिली, और देश में जहाँ तक देखा जाता है लगातार भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के जो नेता हैं या जो सत्ता में लोग हैं उनको इस बात का अभिमान हो जाने से कहीं ना कहीं काम में कमजोरी आ रही है, या देखें तो शहरों में भी मुकम्मल ढंग से काम नहीं हो रहे हैं, ये भी मेरा कहना तो जनता की नाराजगी भी है। अपन इंदौर का उदाहरण लेते हैं जी। इंदौर में सड़क खोदने के 6 प्रोजेक्ट चल रहे थे पिछले महापौर काल से ही। स्टाम्प वाटर लाइन डल रही थी जी, जितने नाले हैं उनको बंद करके उनको ड्रेनेज से जोड़ने के काम, जो खान नदी वाला काम है वो चल रहा था जी। 24 घंटे पानी देने के लिए एक अलग से पाइपलाइन डालने का काम आधे शहर में चल रहा है जी। उसके लिए सड़कें खुद रही थी। तो प्रसव पीड़ा तो होगी,
नहीं तो काम की गति को लेकर भी है, ठेकेदारों की लापरवाही को लेकर भी है। आप ये समझ लिए कि वो जो कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है जी। वो अधिकारी और ये जो एजेंसियां है, ये इनके बीच के इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और ये तोड़ा जा सकता है। आप व्यवस्था, मतलब आदमी खुद खड़ा होकर बेईमानी के खिलाफ लड़ेगा तो उसके हटते ही फिर शुरू हो जाएगी जी। तो उसका यह है कि आप इसमें के नियम बनाओ, जैसे रेलवे में रिजर्वेशन का बना। अब मोटे तौर पे कोई किसी के दूसरे के नाम का टिकट खरीद के और ट्रेवल कर ले, पर उसको रिजर्वेशन रिश्वत दे के नहीं मिल सकती जी। एक सिस्टम में परिवर्तन आया, कंप्यूटराइज हुआ, उसमें भी जो कमियां थी हो या अभी और कमियां आती दिखती जा रही है कि जैसे सुबह सुबह जितने ये दलाल होते हैं वो तत्काल वाले टिकट बुक कर लेते हैं, इंगेज कर लेते थे उसको जी। तो वो उसको ठीक करा उन्होंने कि भैया इनके टेलीफोन से होगा ही नहीं, है ना। तो मैं आपको लघु उद्योग निगम का बताता हूँ। मैं अध्यक्ष बना जी। शिवराज जी के कार्यकाल में। तो शिवराज जी ने मेरे को बुला के कहा, उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं, कि बाबू भैया आपको इसलिए दिया है कि आप पे हमको भरोसा है। बोले अभी सिंहस्थ निपटा है और इनकम टैक्स से लेके और ढेरों लोकायुक्त और ऊपर जो अलग अलग वो हैं मंच, उन पे शिकायतें हुई है। तो मैंने कहा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर ऐसे हैं, उद्योग जो सप्लाई करते हुए ऐसे जो हमारी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, हमारे नेताओं से भी जुड़े हैं। जब उस नियम कानून से उनका काम बंद होगा तो वो आपके पास शिकायत करने आएंगे जी। तो फिर आपको संभालना पड़ेगा। बोले नहीं आप देखो, तो आप मानोगे मेरे कार्यकाल के पहले, अध्यक्ष काल के पहले, हर सप्ताह एक लोकायुक्त में कोई ना कोई शिकायत होती या कोर्ट में मुकदमा जाता था, और मैं 4 साल रहा, 2 टर्म। मतलब लोकायुक्त का मुकदमा दर्ज होना अलग बात है, एक भी नॉट ए सिंगल वन, जो साल में 365 होती थी, एक भी शिकायत भी नहीं हुई। हमने वो अधिकारियों से बात करके सिस्टम ऐसे बदला कि पेमेंट होगा ऑनलाइन होगा, टेंडर जाएगा ऑनलाइन होगा, जो उसकी तकनीकी समिति बनेगी जो टेंडर बनाती है उसमें कॉलेजों के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के इनके उनके प्रोफेसर को बुला के उनसे बनवाएंगे जी। है ना। तो वो सिस्टम ऐसा बना है, वो भी रैंडम कि 50 लोगों के नाम है, 5 उसमें से निकाल लिए, कंप्यूटर निकालेगा। टेंडर आया है, उसमें 3 को पहले वालों को रखना है कि मान लो पहले वाला सप्लाई नहीं करता है, उसके अंडरस्टैंडिंग जमा है, वो जब्त हो जाएगी, दूसरा करेगा, वो नहीं करेगा, तीसरा करेगा। 3 को छोड़ के बाकी 20 जो हैं दूसरे या 25 दूसरे हैं, उनकी राशि उसी दिन जिस दिन टेंडर खुला है उन 3 को छोड़ के दूसरे ही दिन उनके खाते में वापस जमा हो जाएगी। तो आप मानोगे नीचे से चाय का ठेले वाला भी उठा के चला गया कि बोले कोई आता ही नहीं आपके ऑफिस में, किसी काम के लिए नहीं आना है, ना टेंडर भरने आना है, ना पैसे लेने आना है, ना पेमेंट लेने आना है। तो आप व्यवस्था ऐसी बनाइए। अब कई जगह इतना विस्तार है काम का, जैसे नगर निगम की बताता हूँ, खरीदी भी होती है, कंस्ट्रक्शन के काम भी होते हैं, बाकी भी है, उसमें निस्वार्थियों से लड़के ठीक करना। पर हम एक बात तो मानते हैं ना कि आज हमारा जो मेयर है उसमें निकम्मा होने के आरोप वो भी गलत है, वो भले ही कोई लगा दे, बेईमान होने का आरोप तो कोई नहीं लगा रहा है जी। बाबू सिंह रघुवंशी एक ऐसा नाम है इस इंदौर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेदारियों में तो खूब रहे, लेकिन चुनावी राजनीति में या चुनाव लड़कर किसी पद की प्राप्ति में उनका नाम कहीं सुनाई नहीं देता। इसका क्या कारण रहा? बताता हूँ आपको। देखिए, जब अवसर था तब मैंने स्वतः से मना किया जी। एक जुनून था कि नहीं पार्टी खड़ी करनी है। जैसे 83 में आपको अंदाज नहीं कि इस पार्टी का जो स्वरूप बदला इंदौर में। हमारे 5 विधायक शहर के होते थे, हम सीतोत्तर में हमको 2 टिकट मिले थे, धारकर जी को और श्रीवल्लभ जी को, वो जीते। फिर जब 80 का चुनाव हुआ दोनों हार गए जी, है ना। उसके बाद 84 का लोकसभा चुनाव धारकर जी लड़े, पर उसके पहले
सत्तन जी भी को टिकट दिया था, वो भी हार गए थे। वो तो उपचुनाव हुआ चंदू व्यास के देहांत के कारण, उसमें वो जीते उपचुनाव में। तो हमारी पार्टी यहाँ खड़ी नहीं थी 83 तक। और उसके पहले जो चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसमें हमारे 3 पार्षद थे 60 में से, वो भी एक ही विधानसभा क्षेत्र के, मराठी बहुल, तिलक नगर, रामबाग और हरसिद्धि। यहाँ से 3 थे, डॉक्टर केलकर, धारकर जी और लोखंडे साहब। हम 3 थे और चुनाव हुआ नगर निगम का 83 का। तो वो जो जनता पार्टी के ज़माने से और 83 तक पार्टी श्री वल्लभ जी ने, जिनको लोग कम जानते हैं, वो जन नेता नहीं थे, उसोटन जी पोरवाल, उनका बहुत परिश्रम है, उनका बहुत मार्गदर्शन मेरे को मिला। तो उस परिश्रम से ये हुआ कि हम 3 के 33 हुए, एकदम 11 गुना। तो वो एक जुनून था कि नहीं पार्टी खड़ी करनी। इसलिए 83 में तो मैं महामंत्री था, चुनाव संचालक भी था, घोषणा पत्र भी मैंने बनाया। तो ये था कि नहीं अपने को ठीक से करना है। तो एल्डरमैन का भी प्रस्ताव आया तो मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं अभी महामंत्री के तौर पे ही काम कर, मैं करता भी रहा। उसके बाद थोड़ा सा विवाद मेरा पार्टी में हो गया था। तो 89 के चुनाव में मैं सक्रिय नहीं था। तो फिर ये नई पीढ़ी आ गई, कैलाश है, लक्ष्मण सिंह गौड़ है, अपना गोपी है ना, महेंद्र आडिया। महेंद्र तो उस वक्त नहीं लड़ा था, भंवर सिंह जी लड़े थे। भंवर सिंह और मैं साथ के हैं। हालांकि वो राजनीति में बाद में आए, वो सेना में चले गए थे। वो 71 में कॉलेज ज्वाइन किया उन्होंने, गुजराती कॉलेज। फर्स्ट ईयर करने के बाद वो सेना में चला गया था, इमरजेंसी में, वो जो छोटे वाले वो होते हैं ना कमीशन, शॉर्ट कमीशन, उसमें चला गया था। तो फिर वो आए तो हम साथ में हमने राजनीति में आए। तो कोई उसके बाद फिर पार्टी का ही काम करते रहे। जी। बाबू सिंह जी, रघुवंशी साहब से जाते जाते हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो राजनीति में आने के इच्छुक हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राजनीति में आना मतलब अब जिसको बोलते हैं तरीका बदल गया है। तरीका इसलिए बदल गया कि पहले 4-5 क्षेत्र ऐसे थे जिसमें संघर्ष करके नेतृत्व पैदा होता था और उसकी परीक्षा होती थी। एक थी छात्र राजनीति। अब उसमें समस्याओं के हल सैचुरेशन पे पहुंच गए। अब कोई आंदोलन के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं बची है। ये अगर अपन निजीकरण शिक्षा का छोड़ दो तो उसको छोड़ के अब कोई ऐसी होती है जो मतलब तो छोटी मोटी उसको ठीक कर लेते हैं। मजदूर क्षेत्र, अब संगठित मजदूर आंदोलन ही समाप्त हो गया। या तो ऑटोमेशन हो गया तो फैक्ट्रियाँ छोटी हो गई, या जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ जो मांगे हैं उनको पूरी करके सैचुरेशन में तनख्वाहें सरकारी कर्मचारियों के बराबर हो गई, काम के घंटे फिक्स हो गए, बाकी सुविधा स्वास्थ्य की, शिक्षा की, प्रोविडेंट फंड की, बोनस की, अब इनका कोई झगड़ा नहीं होता है। अब जो क्षेत्र बचा है मजदूर क्षेत्र में वो है असंगठित। वहाँ काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि ना तो मासिक चंदा तनख्वाह से कट के उनके पास जमा होता है मजदूर संघों के पास। आपको पता नहीं होगा शायद, एक सिस्टम था कि मिल मजदूरों के जो संगठन होते हैं इंदौर में, उनमें लेवी कटती थी, तनख्वाह से ही उनका चंदा चला जाता था। तो उसके बल पे वो इंटक है, एटक है, भारतीय मजदूर संघ तो बहुत बाद में आया, इनका काम चलता था। अब असंगठित मजदूर, खेत में काम करने वाला, चौक में जाकर खड़ा होने वाला, अपनी मजदूरी प्राप्त कर, इनके लिए कौन लड़ेगा? उनके लिए कोई लड़ना नहीं चाहता। मतलब जो मजदूरों के मसीहा बनते हैं उनका भी मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां दोनों, उनका भी असंगठित मजदूरों में कोई काम नहीं है, जीरो। सही। तो वहां से नेता बनना बंद हो गए, इस क्षेत्र से बंद हो गए। सामाजिक क्षेत्रों में पहले जन समस्याओं से लड़के, जैसे इंदौर में नर्मदा आंदोलन हुआ तो उससे 4-5 अच्छे नेता बने थे, वो खत्म हो गया। तो अब लोग जिसको कहते हैं ना, एक किसी नेता के साथ जुड़ जाओ तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये और सब पार्टियों का, मैंने कहा ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार सब बदलता है, तो ये बदल गया। फिर वो आपको कॉम्पिटिटर मान के ऐसा तो नहीं है उपयोग करके फेंक देगा। फिर इसको रोजगार समझ के लोग आ रहे हैं, ये बहुत गलत है।
मुद्दे की बात है मुद्दे की बात कि रोजगार समझ के कैरियर समझ के राजनीति को लोग क्या है कि स्थायी रूप से टिकने वाले लोग कम रहते हैं। फिर क्या हुआ कि आरक्षण के कारण जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत और नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के पार्षद, इसमें आरक्षण के कारण दूसरी बार वो उसी क्षेत्र से लड़ने के काबिल भी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि उसका क्षेत्र बदल जाएगा। बराबर, सही बात है। तो वो भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो पार्टी में किसी भी वजह से किसी भी पार्टी में कोई आदमी आके अपनी योग्यता भी सिद्ध कर देता है तो उसको बहुत संघर्ष करना है। उसमें से जो निकल के आ जाते हैं, अच्छा कुछ आते हैं जो जिसको कहते हैं पैसे के बल पे या बाहुबल के ऊपर, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। तो उनको एक ही सलाह रहती है, आप कोई बिजनेस में अपना समय नष्ट करो अगर पैसा ही कमाना है जी। तो ये तो एक जिसको कहते हैं जो जहाँ पे प्रजातंत्र को कई 400 साल, कई 200 साल, कई 100 साल हो गए चुनाव होते होते, वहाँ पर भी ये स्थिति हो गई है कि वहाँ कोई फिल्म का बड़ा एक्टर आके बन जाता है, वो एक कॉमेडियन यूक्रेन में बन गया जी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया उसने। तो ये पूरे जो जहाँ प्रजातंत्र को ज़्यादा साल हो जाते हैं और नीचे से नेतृत्व पनपने के जो स्कूल होते हैं, जो मैंने विद्यालय बताए, मजदूर आंदोलन है, विद्यार्थी आंदोलन है, सामाजिक समस्याओं के लिए लड़ने का आंदोलन है, तो अब लोग धार्मिक कार्यक्रमों के बल पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि भाई कोई अपनी रंग पंचमी की गेर निकाल रहा है तो कोई कलश यात्रा निकाल रहा है, कोई ओंकारेश्वर से उज्जैन जल लेके जो निकलते हैं वो निकाल रहा है ना, उसके बल पे लोगों को जोड़ के फिर आगे बढ़ने। तो अब ये चलेगा, इसमें मतलब मैंने कहा ना, जो परिस्थिति है उसके अनुसार लोग आएंगे। जी जी जी। तो दर्शकों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टूडियो में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, पूर्व लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, पूर्व महामंत्री भाजपा और अनुशासन समिति में भी जो मुखिया रहे, ऐसे श्री बाबू सिंह जी रघुवंशी उम्र के इस दौर में भी सक्रिय रूप से अपनी योग्यता और अपने विचारों से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं समय नाउ परिवार से बाबू सिंह जी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।